Good morning, students. Please check the audio and video. बेटा ऑडियो वीडियो चेक करो जल्दी से एंड रिप्लाई. हाँ भाई ऑडियो वीडियो कर लेते हैं बेटा और शुरू करते हैं. तो बेटा आज हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ना है और तो न्यूमेरिकल्स करेंगे बेटा, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करेंगे. हाँ जी बेटा, चेक द ऑडियो एंड वीडियो प्लीज एंड रिप्लाई कर दीजिए. 11th क्लास जल्दी से बेटा रिप्लाई करो. ओके चलो चलिए शुरू करते हैं. तो बेटा कल के लेक्चर में आपको मैंने टॉर्क के बारे में पढ़ाया. टॉर्क का नंबर भी जो आ गई. आज का टॉपिक है बेटा एंगुलर मोमेंटम. टॉपिक का नेम है बेटा एंगुलर मोमेंटम, ठीक है. एंगुलर मोमेंटम, इसके लिए सिंबल बना बेटा, सिंबल फॉर एंगुलर मोमेंटम वो क्या है बेटा, वो है एल, कैपिटल एल. कैपिटल एल इज द सिंबल ऑफ द एंगुलर मोमेंटम. ओके, नोट कर लीजिए. अब एंगुलर मोमेंटम क्या है बेटा, तो इसका डेफिनेशन है मोमेंटम पोजेस्ड बाय ए बॉडी इन रोटेशन, ठीक है. कोई बॉडी जो मोमेंटम पोजेस करती है इन रोटेशन, दैट इज कॉल्ड दी एंगुलर मोमेंटम. उसको हम क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम बोल देते हैं, ठीक है. और इट इज प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम परपेंडिकुलर component and the position vector या एकदम से and distance of body from axis of rotation, ऐसा बोलते हैं. एक्सिस ऑफ रोटेशन के डिस्टेंस, ठीक है. ये इसका डेफिनेशन हुआ. इट इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम दैट इज परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड डिस्टेंस ऑफ बॉडी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. एंड बेटा मैथमेटिकली दैट इज हम इसको ऐसा कर सकते हैं बेटा, दैट इज हम इस एंगुलर मोमेंटम एल को हम ऐसे लिखते हैं बेटा
परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ P. व्हाट इज P? P मतलब लीनियर मोमेंटम. P क्या होता है बेटा? P इज द लीनियर मोमेंटम. तो लीनियर मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, एंड डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाई विद डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है, ये चीज मैंने यहां पे लिखी है. सेम चीज है, सेम चीज है. यानी कि मैं ऐसा लिखता हूं L इक्वल टू P परपेंडिकुलर. बेटा P क्या होता है? P इज मोमेंटम एंड मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी. P क्या होता है? मोमेंटम. और मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम क्या है बेटा? मास इनटू वेलोसिटी. ठीक है, रिमेंबर इट. तो मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई विद r, where r is the distance from the axis of rotation. और इसको डायग्रामेटिक समझते हैं. डायग्रामेटिक क्या समझते हैं इसको? मान लीजिए कि ये हमारे पास में क्या है बेटा? एक रॉड है. ठीक है, ये हमारे पास में क्या है? रॉड है. ओके, और इस रॉड को मैंने यहाँ पे क्या कर दिया बेटा? फिक्स कर दिया. ये तुम्हारे पास में एक z एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस है, और ये क्या है तुम्हारे पास में x एक्सिस है. ये रॉड है बेटा, और ये रॉड का यहाँ पे क्या है? डिस्टेंस हो गया. रॉड का डिस्टेंस है r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो ये पाइवोट हो गया एक तरह से. पाइवोट या इसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं. पाइवोट कह सकते हैं, चाहे इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बोल दो, एक ही चीज है, वन एंड सेम थिंग. ठीक है. अच्छा, दूसरी चीज, तो पाइवोट ये पॉइंट हो गया. अब मैं क्या करता हूं? इसको मैंने फोर्स लगाया बेटा. जब मैं इसको फोर्स लगाता हूं तो व्हाट विल हैपन? मान लीजिए इसका जो वेलोसिटी वेक्टर है वो ये है. ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है ये, और ये हमारे पास में r वेक्टर का डायरेक्शन है. ये r वेक्टर हो गया. ठीक है, ये क्या होगा बेटा? r वेक्टर हो गया. फिर ये r वेक्टर हो गया, और ये इसका वेलोसिटी वेक्टर है. यहाँ पे ये ऐसे घूम रहा था. ठीक है, और किस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा बेटा? मोमेंटम उसी डायरेक्शन में होगा. समझ पा रहे हो बात को? ठीक है, फिर तो ये ऐसे होगा. तो ये इस तरह मोमेंटम हो गया, या इसको हम p वेक्टर बोल देते हैं, और ये एंगल थीटा है. तो अगेन क्या होगा बेटा? इस मोमेंटम के दो कंपोनेंट होंगे. इसको मैं सीधा ऐसे लिख देता हूं, ये p वेक्टर हो गया, मोमेंटम वेक्टर. भाई कोई चीज जिस डायरेक्शन में जाती है उसका मोमेंटम उसी तरफ होता है. मान लीजिए कि ये पार्टिकल है, ये बंदा है, ये बंदा भाग रहा है स्पीड ऑफ v, और बंदे का मास है m. तो बंदे का मोमेंटम कितना होगा? बंदे का मोमेंटम होगा p इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी. तो बेटा जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होगा. मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होगा. अब ये वेलोसिटी इस तरफ थी रॉड की, तो ये इसका मोमेंटम हो गया बेटा, मान लीजिए. ठीक है, ओके. तो इसके दो कंपोनेंट बनाओ. एक कंपोनेंट ये बनाओगे p परपेंडिकुलर, और एक कंपोनेंट ये बनाओगे p पैरेलल. यानी इसको बोलोगे p cos थीटा, और ये कंपोनेंट क्या बोलोगे बेटा? p sin थीटा. याद आ रहा है? p cos थीटा और p sin थीटा. जस्ट लाइक जैसे कल हमने वेक्टर्स की बात करी थी, जैसे हमने वेक्टर्स पढ़े थे, वैसे ही ये कंसेप्ट भी है. डिट्टो सेम. बस वेक्टर में क्या था? हमने फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लिया था. मोमेंटम में हमने एंगुलर मोमेंटम में हमने क्या करना है? मोमेंटम का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? p sin थीटा इनटू r. r क्या है? r है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ठीक है बेटा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिखते हैं r p sin ऑफ थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं. ठीक है, या सिंपली इसको लिखेंगे r p sin ऑफ थीटा. ये बन गया एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला. और इसको वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म इसको कैसे लिखना बेटा? वेक्टर फॉर्म में हम इसको ऐसा लिखेंगे, l वेक्टर इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर. ऐसा हम लिख देंगे वेक्टर फॉर्म के अंदर. इसको नोट कर लो बेटा, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो होता है बेटा, वो होता है वेक्टर क्वांटिटी,
और वेक्टर में हम इस तरह से चीजों को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको बताया था मैंने, और जो ए क्रॉस बी होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो होता है वो क्या होता है, वो सी वेक्टर के बराबर होता है। याद आ रहा है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए, इट इज इक्वल टू सी वेक्टर एंड सी वेक्टर फर्दर इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैट। याद कर लो, ये चीजें बताएंगे आपको। तो बेटा यहां पे जो L है वो क्या है, आरपी साइन थीटा है, ठीक है। L क्या है बेटा, आरपी साइन थीटा है। तो जो आपके पास में ये चीज है, क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर तुम्हारे पास में सी वेक्टर आ गया, सी वेक्टर कितना है, ए बी साइन थीटा एन कैप आ गया, और इसका अगर मैग्नीट्यूड लेते हो, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज इक्वल टू सी, तो यहां पे ए बी साइन थीटा और एन कैप का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड 1 ही होता है, क्योंकि सी इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा बचेगा इसमें ये। तो ये क्या है तुम्हारे पास में, सी इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक है, ये बचेगा। नोट कर लो फटाफट।
हाँ जी बेटा, मैंने माइक म्यूट किया होगा। बेटा अभी आप चेक करिए, नाउ सी। अच्छा, मैं ये बता रहा था आपको, वेरी सॉरी, मैंने माइक को म्यूट कर दिया था, ठीक है। अभी आपको आवाज आ रही है बेटा? अच्छा चलिए, तो मैं बता रहा था एल वेक्टर जो होगा उसकी डायरेक्शन कैसे निकालनी है। तो बेटा एल वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कैसे निकलेगी, वो निकलेगी राइट हैंड थंब रूल से। ये देखिए, डायरेक्शन ऑफ एल विल बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल, यानी कि अगर आपके पास में राइट हैंड है, जैसे सबके पास में राइट हैंड है, वेरी सॉरी, ठीक है, तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कैसे करना बेटा, ये आपका क्या हो गया, आर वेक्टर की डायरेक्शन है, आर वेक्टर है, और इसको पी की तरफ टर्न करना, आर, ये आर वेक्टर की डायरेक्शन क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, थंब किधर आएगा बेटा, थंब विल बी परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो थंब परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, इस डायरेक्शन में थंब की वैल्यू आएगी, ये थंब आएगा आपका परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये बाहर की तरफ। तो जो एल वेक्टर होगा वो क्या होगा, एल वेक्टर इज परपेंडिकुलर आउट टू द प्लेन, यानी इस प्लेन के, ये बोर्ड है, ये बोर्ड क्या है, बोर्ड एक प्लेन है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर आउट होगा एल का डायरेक्शन। इसका मतलब ये होता है कि जो एल है, एल भी क्या हो गया, एक तरह का एक्सियल वेक्टर होगा। तो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा, ओमेगा, व्हाट यू कॉल अल्फा, एल एंड टॉर्क, ऑल दीज आर एक्सियल वेक्टर्स, ठीक है। ये जो थीटा होता है, ओमेगा होता है, टॉर्क हो गया, एल हो गया, अल्फा हो गया, ये सब के सब कैसे वेक्टर्स है बेटा, ये सब के सब है एक्सियल वेक्टर्स, यानी इनकी डायरेक्शन किधर होगी बेटा, इनकी डायरेक्शन होगी अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब यहां पे ये एक्सिस ऑफ रोटेशन दी, तो इसके अबाउट ऐसे बॉडी ऐसे घूम रही है, ये ऐसे घूम रही है, ये ऐसे घूमेगा, जब ये ऐसे घूमेगा तो एंगुलर मोमेंटम राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे, ये राइट हैंड थंब रूल लगाया, एंगुलर मोमेंटम किधर है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड है। तो इस तरह से हम एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो ये कांसेप्ट बेटा काफी हद तक टॉर्क की जैसा ही मिलता जुलता है। टॉर्क में क्या था बेटा, आर क्रॉस एफ था वहां पे टॉर्क में, और यहां पे एंगुलर मोमेंटम में क्या है बेटा, आर क्रॉस पी है, आर क्रॉस पी है, ओके, रिमेंबर इट, आर क्रॉस पी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो। ओके, नोट कर लो इसको, आगे बढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे थोड़ा रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। चलिए लेट्स टॉक अबाउट रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क। या फिर इसमें एक स्पेशल केस है बेटा, उसको देख लेते हैं। स्पेशल केस क्या है, आप देख लेते हैं इसको। देखो स्पेशल केस क्या होता है बेटा, हमें सबको पता लग गया कि जो एल वेक्टर है या एंगुलर मोमेंटम है, एल इज इक्वल टू आर पी साइन ऑफ थीटा, यानी जो एंगुलर मोमेंटम बेटा उसकी वैल्यू भी तीन चीजों पर डिपेंड करती है। जैसे अपन टॉर्क की बात करते हैं, टॉर्क में जो टॉर्क होती है बेटा वो डिपेंड करती है तीन चीजों पे। नंबर वन, इट डिपेंड अपॉन कि कितनी अमाउंट ऑफ फोर्स लगती है। नंबर टू, डिपेंड करता है कि फोर्स किस डिस्टेंस पे लग रही है। एंड नंबर थ्री, डिपेंड करता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्टेंस के बीच में एंगल कितना है। तो यहां पर भी सेम चीजें यही आ रही है कि ये जो है ना आर मतलब डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी बॉडी का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना है उस बात पे डिपेंड करेगा एल का वैल्यू, ठीक है। यानी आर की वैल्यू ज्यादा होगी तो एल की वैल्यू भी ज्यादा होगी, ठीक है। दूसरी बात, P की वैल्यू ज्यादा होगी तो L की वैल्यू भी ज्यादा होगी, ठीक। और तीसरी बात,
अगर हम साइन थीटा की वैल्यू ज्यादा रखेंगे बेटा तब भी एल की वैल्यू ज्यादा होगी। ठीक है, इन तीन बातों पर डिपेंड करती है एंगुलर मोमेंटम। इन तीन बातों पर डिपेंड करती है एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम या तो बेटा परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा या परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा, डिपेंडिंग अपॉन द राइट हैंड थंब रूल। आप जिस हिसाब से पार्टिकल के रोटेशन को एनालाइज कर रहे हो उस हिसाब से एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन भी पता लग जाएगी। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल से इस्तेमाल करना है। राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल करेंगे एंड यू विल बी फाइंडिंग आउट द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। डायरेक्शन से हम लोग डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि मोमेंटम का फील किधर आ रहा है। जैसे कल मैंने आपको बताया था, आप उस पंखे को ऐसे घुमाइए, ठीक है, जो प्लास्टिक वाला फैन होता है, उसको घुमा के ऐसे जोर से टर्न करोगे बेटा तो वो ऊपर उठता है। इसका मतलब ये हुआ कि उस पंखे की एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर एक्सेलरेशन सब की सब किधर है? ऊपर है। आई थिंक दैट इज द बेस्ट एग्जांपल टू रिलेट ऑल दीज एंगुलर क्वांटिटीज इन द रियल लाइफ फिनोमेना, इन द रियल लाइफ सिचुएशन। तो पंखे वाला जो एग्जांपल है वो बेस्ट एग्जांपल है। उससे आपको ये तीनों चारों जो मैंने क्वांटिटीज आपको थोड़ी देर पहले बोर्ड पे लिखी थी उनका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इनका इफेक्ट क्या है। तो एंगुलर जब इसको घुमाते तो ये ऊपर उठता है, मतलब कि एंगुलर मोमेंटम ऊपर की तरफ है। ठीक है, ओके, फील करके देखो, समझ में आया। तो ये बात समझ में आ रही है कि एल जो हो गया आर की साइन थीटा हो गया। ठीक है बेटा। अच्छा, दूसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है मैं बताने जा रहा था, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एल। इनके बीच में क्या रिलेशन है और देखिए। तो एज वी नो दैट, एज वी नो एल वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर क्रॉस टी वेक्टर होता है। ठीक है, हमें पता है ये बात। एल वेक्टर क्या होता है? आर क्रॉस टी होता है। मैं क्या करने जा रहा हूं बेटा? मैं इसका डेरिवेटिव लेने जा रहा हूं। इस चीज को बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं, आर और टी की जगह पे हम एम इंटू बी लिख सकते हैं। तो आर एम बी साइन थीटा ऐसा लिख सकते हो आप। तो यहां पर ना इसका डेरिवेटिव ले लो, डेरिवेटिव ले लो इसका। डेरिवेटिव, टेक डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड्स with respect to time, with respect to time यानी कि t के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे बेटा? डेरिवेटिव ले लेंगे। देखिए डेरिवेटिव लेते हैं तो dl by dt, ठीक है, इक्वल टू d by dt r क्रॉस t। ऐसा लिख देंगे r क्रॉस t। अब यहां पे ना बेटा मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, जो r और p है, r और जो p है बेटा वो दोनों टाइम पे डिपेंड करते हैं। r एंड p दोनों टाइम पे डिपेंड करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक कांस्टेंट है और एक वेरिएबल है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव का एक नया फॉर्मूला लगेगा और मैं उसको सिखा सकता हूँ कि नया फॉर्मूला क्या होता है डेरिवेटिव। तो वो डेरिवेटिव का एक नया फॉर्मूला होता है, ये भी आपको बता देता हूँ मैं, और बस यही सीख के चलो और आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये कुछ बेटा सेलेक्टेड फॉर्मूलाज होते हैं, अगर हमें इसके बारे में पता है तो हम आगे सारी चीजों को कर पाएंगे। तो बेटा हम बोलते हैं प्रोडक्ट फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला होता है बेटा? प्रोडक्ट फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव्स में। अगर कहते हैं y इक्वल्स टू u इंटू v हो, y इक्वल टू क्या हो बेटा? u इंटू v हो, और आपसे बोला जाए कि आप dy बाय dx निकालो। देखो y इक्वल टू u v है, u मतलब कोई फंक्शन है, कोई वैल्यू है, और v भी कोई वैल्यू है, और u है ना, u और v बेटा, u v डिपेंड्स ऑन x। बात को समझने की कोशिश करना बेटा, y जो है ना वो u और v पे डिपेंड करता है, और u और v फर्दर किस पे डिपेंड कर रहे हैं? x पे डिपेंड कर रहे हैं। u और v फर्दर किस पे डिपेंड कर रहे हैं बेटा? x पे डिपेंड कर रहे हैं। तो मुझे डेरिवेटिव किसका लेना है? मुझे डेरिवेटिव लेना है u v का विद रिस्पेक्ट टू x। ऐसे ही यहां पे देखिए जो l है, l किस पे डिपेंड कर रहा है? l डिपेंड कर रहा है r और t पे।
और फर्दर 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 आगे आगे आर और पी डिपेंड करेगा टाइम के ऊपर। देखिए समझिए इस बात को, एल डिपेंड कर रहा है आर और पी पे डायरेक्टली दिख रहा है, और आर और पी फर्दर डिपेंड करता है टाइम के ऊपर। इसका मतलब ये हुआ कि जो एल है वो भी टाइम पे डिपेंड करेगा, या एल आर पी पे डिपेंड कर रहा है और आर और पी टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो एल भी टाइम पे डिपेंड करेगा। ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो यही बात मैं यहां बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि y जो है वो u पे डिपेंड कर रहा है और u भी फर्दर x पे डिपेंड कर रहा है। तो हम इसका dy by dx कैसे निकालें? तो इसको करने का तरीका क्या है बेटा, देखो हम क्या करते हैं, इनमें से एक को फर्स्ट फंक्शन बोलते हैं और एक को हम बोलते हैं सेकंड फंक्शन। अब फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, इनटू v प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू मल्टीप्लाई विद फर्स्ट फंक्शन यानी u, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये हुआ बेटा v du by dx प्लस u dv by dx, ये बना dv by dx। ये फॉर्मूला है, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, यानी फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। मतलब कि डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इनटू द फर्स्ट फंक्शन, चाहे जैसे मर्जी कर लो। यानी कि हमें करना क्या है, हमें एक टाइम पे एक का डेरिवेटिव लेना है और दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। आप देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, पहले b को एज इट रख लिया और u का डेरिवेटिव ले लिया, प्लस u को बाहर कर लिया और b का डेरिवेटिव कर लिया, यानी कि बारी बारी से हमने दोनों का डेरिवेटिव ले लिया। यानी कि पहले मैंने u को बाहर रख लिया, dp by dx कर लिया, फिर अगली बार क्या किया मैंने, अगली बार प्लस किया और इसको मैंने बाहर रख लिया और इसका मैंने डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। क्लियर है? तो फर्स्ट फंक्शन, तो बेटा देखो यहाँ पे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप फर्स्ट फंक्शन किसको मानते हो, ठीक है। चाहे u को मान लो फर्स्ट फंक्शन, चाहे b को फर्स्ट फंक्शन मान लो, तुम्हारी मर्जी, कंप्लीट चीज, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अप्लाई करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला है बेटा, ये प्लीज समझ लो, कोई डाउट होगा तो प्लीज पूछ लेना, बहुत आसान है, बहुत आसान है। तो ये फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं इसको, और ये हो गया सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो क्या करते हैं बेटा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड फंक्शन dt by dt, ओके, प्लस डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है, इनटू ये r फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन एनालिसिस। ये हो गया। हमने इनका ऑर्डर को चेंज नहीं करना है, r क्रॉस q, क्योंकि वेक्टर है, वेक्टर में हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे पास में a क्रॉस b लिखा हुआ है तो आप a क्रॉस b को b क्रॉस a नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां पे आप क्या करोगे, a क्रॉस b कर रहे हो ना, तो a क्रॉस b करेंगे बेटा तो डायरेक्शन कुछ और आएगी, और b क्रॉस a करेंगे तो डायरेक्शन कुछ और आएगी, डायरेक्शन अलग अलग आएगी। अगर a क्रॉस b का डायरेक्शन इधर आ रहा है तो b क्रॉस a का डायरेक्शन इधर उल्टा हो जाएगा ना भाई, a क्रॉस b इधर डायरेक्शन देगा तो b क्रॉस a इधर डायरेक्शन देगा, ऑपोजिट। कैन यू फील इट? और क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, राइट हैंड थंब रूल से निकालते हैं। तो एक वेक्टर की डायरेक्शन अगर इधर है तो दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन इधर होगी, इसलिए a क्रॉस b b क्रॉस a के बराबर नहीं होगा, इसलिए हमें ऑर्डर को ऐसे ही रखना है, r क्रॉस p ही रखना है, p क्रॉस r नहीं करना है। ध्यान रखना इस बात को, ऐसा नहीं कि आप p को पहले कर लो r को बाद में कर लो, नो, ऐसा नहीं करना, ऐसा करेंगे तो गलत हो जाएगा।
ठीक है, ऐसा करेंगे तो लॉस हो जाएगा। अब बेटा यहां पे देखिए आर वेक्टर क्रॉस ये डीपी बाई डी क्या है, इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। भाई डीपी बाई डी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। डीपी बाई डी क्या होता है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एंड इट इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स अप्लाइड, फोर्स अप्लाइड ये होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, dp बाय dt इज इक्वल टू f, और ये होता है हमारा सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ होता है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड, न्यूटन का सेकंड लॉ होता है। याद होना चाहिए, आपको क्लास 9 में पढ़ा था। तो यहां पे इसको हम dp बाय dt लिख रहे हैं। dp बाय dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dp मतलब चेंज इन मोमेंटम, dt मतलब चेंज इन टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इसको बोल देते हैं। ठीक है, और मोमेंटम का चेंज क्या होता है बेटा, फोर्स अप्लाई, एंड जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे देन ओनली मोमेंटम विल चेंज। तो ये क्या होगा हमारे पास में, इसको मैं लिख सकता हूं f वेक्टर प्लस ये होगा r dr बाय dt। तो dr बाय dt क्या होती है, वेलोसिटी होती है, dr बाय dt इज वेलोसिटी इनटू मोमेंटम, और मोमेंटम की जगह मैं क्या कर सकता हूं, मास इनटू वेलोसिटी। याद आ रहा है, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। देख लो ध्यान से, ये आया बच्चा, ठीक है। यार मैं ना आपको वेक्टर्स पहले करा देता हूँ, क्योंकि वेक्टर्स के लिए ना गाड़ी नहीं चलने वाली है। ठीक है, मैं आपको कल संडे को, कल आपकी गूगल मीट पे क्लास कराऊंगा बेटा। ठीक है, और आपको मैं वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट, इनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि वेक्टर्स के बिना हम हमारी गाड़ी आगे बढ़ नहीं सकती है। वेक्टर हर जगह इस्तेमाल होगा, हर जगह पे। तो वेक्टर के कुछ फंडे हैं, उनको हमें समझना होगा, उनके बिना हमारी गाड़ी नहीं चल सकती है। ठीक है, तो वेक्टर के फंडे क्या है, देखो जब भी हम एक चीज और बता रहा हूं साथ में नोट करेंगे, यहाँ पे एक चीज और बताने जा रहा हूं, इसको भी नोट कर लेना। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट बेटा। जब हम स्केलर प्रोडक्ट की बात करते हैं ना, सेम वेक्टर का प्रोडक्ट करेंगे, जैसे a डॉट a स्केलर प्रोडक्ट, तो इसको बेटा लिखते हैं हम लोग a cos 0, ऐसा लिखते हैं हम लोग। क्योंकि दो वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है बेटा, वो होता है, तो मैं आपको एक मिनट लिख के दिखाता हूं। ये रेस कर रहा हूं मैं, आप उसको नोट कर लेना। देखिए बेटा, दो तरह के वेक्टर प्रोडक्ट होते हैं, टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर वेक्टर्स। एक होता है बेटा स्केलर प्रोडक्ट, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है, और एक होता है बेटा वेक्टर प्रोडक्ट नंबर 2, वेक्टर प्रोडक्ट। देखो कहने का मतलब ये है, जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, फील करना, जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद में आपके पास में जो क्वांटिटी आए वो स्केलर क्वांटिटी आ जाए, तो हम बोलेंगे उसको स्केलर प्रोडक्ट। और अगर दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद में तीसरा हमारे पास में जो क्वांटिटी आए, अगर वो वेक्टर हो तो उसको बोलेंगे वेक्टर प्रोडक्ट। जैसे कि यहां पे अगर मैं दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करता हूं, तो मैंने फोर्स वेक्टर मल्टीप्लाई किया डिस्प्लेसमेंट के साथ में, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, फोर्स वेक्टर है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो क्या आया हमारे पास में, वर्क आ गया। वर्क क्लास 9 में पढ़ा था ना हमने, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई किया, क्या बना, वर्क बना।
और वर्क क्या है? वर्क है स्केलर क्वांटिटी बेटा, वर्क क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और ये दोनों क्या है बेटा? दीज आर द वेक्टर्स। जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और हमारे पास में स्केलर आ जाए तो हम बोलते हैं उसको स्केलर प्रोडक्ट। और इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा स्केलर प्रोडक्ट का? मान लो मुझे ये लिखना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। इसको लिखने का तरीका ये है ए डॉट बी, तो ये होगा बेटा हमारे पास में ए बी कॉस थीटा। और ये सब क्या है बेटा? स्केलर है, ये स्केलर है पूरा। ए बी कॉस थीटा क्या है? कंप्लीटली स्केलर बन जाता है। ये क्या मतलब है? कंप्लीटली स्केलर बन जाता है। तो याद रखिए प्लीज, दिस कंप्लीटली इज अ स्केलर क्वांटिटी। ऑन द अदर हैंड साइड अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं, अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं ए क्रॉस बी, तो ये आ गया सी वेक्टर व्हिच इज इक्वल टू ए बी sin थीटा, साथ में n क्या लिखेंगे? ये क्या होगा तुम्हारे पास में? दिस इज इक्वल टू द वेक्टर प्रोडक्ट। और जब हम यहाँ पे दो स्केलर्स मतलब मान लो तुम्हारे पास में ये हो रहा है ए डॉट ए हो रहा है, दो सेम वेक्टर है, दो सेम वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या बनेगा? ए डॉट ए निकालेंगे तो बेटा यहाँ पे ए लिखेंगे और बी की जगह पे क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे और cos 0 लिखेंगे, क्योंकि दो वेक्टर हैं ए वेक्टर भी इस तरफ हो गया और ये वाला वेक्टर ए वेक्टर ये भी इस तरफ हो गया, सेम डायरेक्शन में होगा। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनके बीच में एंगल थीटा 0 डिग्री होगा। याद कर लो इस बात को, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तो उनके बीच का एंगल क्या होगा बेटा? 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे cos 0 करेंगे और cos 0 कितना होता है? 1 होता है। इसको याद रखिए। तो क्या बनाएंगे? a स्क्वायर बन गया बेटा इनटू साथ में 1, तो a डॉट a इक्वल टू 1 होता है। यानी कि जब भी हम दो वेक्टर का, दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, इसको डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट, ठीक है? डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट एक ही चीज है। तो जब हम दो सेम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। यहां देखोगे अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं सेम वेक्टर्स का तो क्या बनेगा बेटा? इट विल बी इक्वल टू ए बी sin 0 into n क्या है? भाई ये ए वेक्टर है और ये भी ए वेक्टर है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। ए वेक्टर सेम डायरेक्शन में, लेकिन में एंगल कितना? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और sin 0 कितना होता है? sin 0 0 होता है। इसलिए a क्रॉस a विल बी इक्वल टू 0, b क्रॉस b विल बी इक्वल टू 0, v क्रॉस v विल बी इक्वल टू 0। यानी कि जब हम सेम वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो बेटा वो 0 बन जाएगा। और जब हम सेम वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेंगे यानी स्केलर प्रोडक्ट लेंगे तो वो 0 नहीं बनेगा। ये डिफरेंस दोनों में, ये डिफरेंस है, इसको नोट कर लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके। तो यहां पर देखिए r क्रॉस f, ये पता है तो r क्रॉस f क्या होता है? r क्रॉस f इज इक्वल टू व्हाट? टॉर्क। r क्रॉस f क्या होता है? टॉर्क होता है ना, प्लस यहां पे v वेक्टर और साथ में ये मास है ना, मास तो स्केलर क्वांटिटी है भाई, मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, तो मास तो मैं बाहर ले लेता हूं, ये मास बाहर आ गया, m बाहर आ गया। मास स्केलर क्वांटिटी है, उसका कोई भी वेक्टर प्रोडक्ट नहीं कर सकता। मास स्केलर का वेक्टर प्रोडक्ट होता ही नहीं, ठीक है? स्केलर का वेक्टर के साथ कोई लेना देना नहीं है, स्केलर को हम बाहर ले लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी को। अब क्या है ये तुम्हारे पास में है v क्रॉस v, v क्रॉस v मतलब सेम v क्रॉस v। जब सेम होगा तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा। व्हाई? क्योंकि v क्रॉस v मतलब दे आर इन सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में होगा तो बेटा एंगल 0 होगा, एंगल 0 होगा उनके बीच में, तो sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। क्या बनाएंगे? ये बन गया टॉर्क प्लस 0 और ये है dl बाय dt। इसका मतलब आया, इसका मतलब ये बना कि dl वेक्टर बाय dt इज इक्वल टू टॉर्क। ये बना, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ L is proportional to
अब ध्यान से जरा समझने की कोशिश करो बेटा, समझने की कोशिश करना। हमने लीनियर मोशन यानी कि जो लॉज ऑफ मोशन है उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, उसके अंदर मैंने पढ़ा था आपको एफ वेक्टर इज इक्वल टू डीपी बाय डीटी। लीनियर में ये कहां पर बेटा, लीनियर में, लीनियर मोशन में, ये लीनियर मोशन में ये था अपने पास में। और एंगुलर मोशन में, एंगुलर मोशन में जो कि आप पढ़ रहे हैं उसमें क्या हो गया, टॉर्क इक्वल टू डीएल बाय डीटी हो गया। चेक करना जरा बात को, यहां फोर्स थी लीनियर फोर्स और यहां पे कौन सी फोर्स आ गई, यहां पे टर्निंग फोर्स आ गई। यहां लीनियर मोमेंटम P था और यहां पे क्या आ गया, यहां एंगुलर मोमेंटम L आ गया। यानी कि दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ इन रोटेशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन इन रोटेशन। रोटेशन में सेकंड लॉ हो गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क ऑफ लाइट। वो चीज नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे बढ़ो। और अगर क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क। नोट करो। ठीक है, ये रिलेशन हो गया बेटा एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क का। इसको प्लीज नोट कर लीजिए एंड इफ देयर इज एनी क्वेश्चन देन जस्ट लेट मी नो। और मैंने आपके ग्रुप के अंदर बेटा फोटो भी इसकी भेज दी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अगला टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है। तो अभी आपको एंगुलर मोमेंटम का बेटा फॉर्मूला पता लग गया है, क्या होगा, आर पी साइन थीटा, दैट इज गोइंग टू बी द फॉर्मूला फॉर द एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला कितना होगा, आर पी साइन थीटा। अब आइए आगे बात कर लेते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा रोटेशनल बात करते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, जो रिजिड बॉडीज होती हैं उनका इक्विलिब्रियम क्या होता है, उसकी बात करने वाले हैं। इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, ठीक है। तो बेटा इसमें तीन तरह के इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे हम लोग। पहली इक्विलिब्रियम होगी आपके पास में ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब क्या होता है, ये जो आप देखें ना इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम मतलब होता है नेट फोर्स और टॉर्क acting on system is zero। इक्विलिब्रियम वर्ड का मतलब होता है फिजिक्स में, केमिस्ट्री का मुझे नहीं पता है, फिजिक्स में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टैंडिंग राइट नाउ ऑन द रूफ, मैं यहाँ पे ठीक खड़ा हूँ बेटा, इस समय मेरी बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। इस समय मेरी बॉडी इक्विलिब्रियम में है, मतलब मेरा जो वेट है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है। और जैसे ये देखिए यहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ठीक है, सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर या रूफ के ऊपर खड़ा हूँ, तो मेरा वेट रिएक्ट कर रहा है, वेट इक्वल टू mg, ये मेरा वेट है। और मेरी बॉडी पे क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, इसको हम n बोल देते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। तो इस समय नॉर्मल रिएक्शन n जो है वो mg के इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि मेरी बॉडी पे नेट फोर्स कितना है, जीरो है, n माइनस mg इज इक्वल टू जीरो। अगर मैं समझे तो लेफ्ट पे ले आऊं तो n माइनस mg जीरो हो गया, तो ये n माइनस mg क्या हो गया, दिस इज f नेट। f नेट कितना हो गया, जीरो हो गया। तो मेरी बॉडी जो होगी बेटा इस समय क्या होगी, इक्विलिब्रियम में होगी, इक्विलिब्रियम में होगी। इसका एक और एग्जांपल ले लीजिए, इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम। एक और एग्जांपल ले लो, मान लो ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को आपने 10 न्यूटन की फोर्स लगाई सामने की तरफ, और इसी को मैंने भी फोर्स लगाई पीछे की तरफ, इतनी फोर्स लगाई मैंने भी 10 न्यूटन की फोर्स लगाई बैक में, और ये फॉरवर्ड। तो बेटा इस बॉडी पे, ब्लॉक पे एफ नेट ऑन द कितना होगा, 10 सामने की तरफ इसको प्लस बोल दो, तो बैकवर्ड इसको माइनस बोल दो, तो 10 माइनस 10 कितना बना, जीरो बन गया। 10 प्लस माइनस ऑफ 10 कितना बन गया, जीरो हो गया, यानी कि नेट फोर्स जीरो हो गई। अगर नेट फोर्स अपने पास जीरो हो गई तो हम क्या बोलेंगे, बॉडी क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम में है। बॉडी क्या है बेटा, इक्विलिब्रियम में है। अब इक्विलिब्रियम बेटा कितनी तरह का हो सकता है, इक्विलिब्रियम कितनी तरह का हो सकता है, तो बेटा इक्विलिब्रियम जो है ना वो 3 तरह से हो सकता है, 3 तरह का इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। यहाँ तो मैंने नेट फोर्स की बात करी, हो सकता है किसी केस में नेट टॉर्क जीरो हो सकता है किसी केस में नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो आ जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे, आओ देखो, अगला टॉपिक है, चीजें नोट करते रहना, चीजें नोट करते रहना। बाकी मैं इसको कल के लेक्चर में दोबारा से तुमको बताऊंगा, अभी ये बता रहा हूं आपको, इसको समझ लो, और कल हम डिटेल में इसको दोबारा से देखेंगे, ओके। नोट करो, नोट करो। ठीक है, तो ये सिनारियो होगा।
टाइप्स की। लेट अस नाउ टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। द टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो तीन तरह के इक्विलिब्रियम होते हैं बेटा। पहला होगा ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरा होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और तीसरा होता है आपके पास में पार्शियल इक्विलिब्रियम। ठीक है, पार्शियल इक्विलिब्रियम मतलब होगा, इसका मतलब होता है either RE present or and TE absent। ठीक है, या फिर और RE absent and TE present। बेटा RE का मतलब हुआ रोटेशनल इक्विलिब्रियम और TE का मतलब हुआ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। तो तीन तरह के बेटा इक्विलिब्रियम जो है वो फिजिक्स में पढ़े जाते हैं। पहला है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम और तीसरा है पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल का मतलब हुआ कि बॉडी में या सिस्टम में रोटेशनल इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम एब्सेंट है, या फिर बॉडी में रोटेशनल इक्विलिब्रियम एब्सेंट है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम प्रेजेंट है। यानी आइदर दिस केस इज पॉसिबल और दिस इज पॉसिबल इन पार्शियल इक्विलिब्रियम, या तो ये होगा या तो ये होगा। ठीक है, पार्शियल इक्विलिब्रियम या तो ये होगा या तो ये होगा। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम और रोटेशनल इक्विलिब्रियम कि ये अब होते क्या है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता क्या है और देखते हैं। इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इसको लिखेंगे बेटा, ए बॉडी, इसकी बात कर रहे हैं, ए बॉडी इज सेड टू बी इन TE if net linear force acting on it is zero। Net linear force acting on it is zero, or its acceleration is zero means velocity constant। एक्सेलरेशन जीरो मतलब उसका वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं बेटा, F net acting on the body is zero। अगर ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा होगा तो बेटा फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। कैसी एक्सेलरेशन? नेट। ये भी जीरो होगी, बट हमें पता है मास कैन नॉट बी जीरो, देयरफॉर एक्सेलरेशन जो नेट होगी वो होगी जीरो। और अगर एक्सेलरेशन जीरो होगी तो हमें पता है स्पीड जो होगी बेटा वो क्या रहेगी? कांस्टेंट रह जाएगी। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो स्पीड क्या होगी बेटा? कांस्टेंट हो जाएगी। देयरफॉर वी कैन राइट वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी बेटा। नेट एक्सेलरेशन जीरो मींस वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको? यार क्लास 9 की चीजें हैं सारे। क्लास 9 में आपको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ाएगा। दिस इज लाइक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसका मतलब ये हुआ कि द बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन बॉडी जा रही है दैट विल कंटिन्यू टू मूव इन द स्ट्रेट लाइन अनलेस अनटिल द फोर्स इज अप्लाइड। तो अगर बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है
तो बेटा उस बॉडी का एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा उसका। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब हो गया कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यानी वेलोसिटी चेंज जीरो, या हम बोल सकते हैं वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ द ट्रांजिशनल इक्विलिब्रियम। बाकी रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात हम कल करेंगे, ठीक है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात हम कल करेंगे। If you have any questions, any queries, then I will answer to your questions and queries at 3 PM today, ठीक है। बिकॉज अभी बेटा मेरी इसके बाद भी क्लासेस हैं, तो मेरी नेक्स्ट क्लास वेट कर रही है, तो मैं जब फ्री होऊंगा बेटा 2 बजे तक फ्री होऊंगा, उसके बाद में मैं घर जाऊंगा एंड देन अराउंड 3 PM यू कैन आस्क योर क्वेश्चंस टू मी, ठीक है। टिल देन आप लोग इसको अच्छे से समझिए, अच्छे से इसको सॉल्व करिए सारी चीजों को, और कोई प्रॉब्लम आए तो बेटा नोट कर लेना और उसको पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।